Good morning, students. Welcome in electrochemistry class. Today we will discuss transport number, Abhigaman Ank. Myself, Dr. Kalpana Khandilwal. Hitrov's theoretical device. According to Faraday's second law of electrolysis, when the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte, the ions are always liberated in equivalent amount. To explain this, consider a cell containing the solution and provides with the anode and the cathode. Let the solution lying between the electrode A and C be divided into three compartments. Before electrolysis, suppose there are 13 pair of ions. विद्युत रसायन में दो प्रमुख तथ्य हैं। पहला, फैराडे के विद्युत विश्लेषण के दूसरे नियम के अनुसार विभिन्न पदार्थों का विद्युत विश्लेषण करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई उनकी मात्राएं उनके तुलंकी भारों के अनुपात में होती हैं, अर्थात कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए घनायनों व ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। विभिन्न आयनों की गति भिन्न भिन्न होती है। आयनों की गति भिन्न भिन्न होते हुए भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई उनकी मात्रा समान किस प्रकार से हो सकती है, इसकी व्याख्या हेट्रोफ ने अपने एक सैद्धांतिक प्रयोग के आधार पर की, जिसे हम इस चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, 13 पेयर्स ऑफ आयंस लिए और इसको चित्र में देखो, विद्युत सेल में समान संयोजकता वाले समान संख्या में आयन हैं। इस सेल में दोनों किनारों पर क्रमशः एनोड ए व कैथोड सी लगे हुए हैं। माना कि इसमें दो पात्र हमने काल्पनिक दीवारें सोच रखी हैं, ए और बी, जिससे कि पूरा पात्र 3 काल्पनिक खंडों में विभाजित हो गया है। सहूलियत के लिए हमने क्या किया, बीच वाले खंड को मध्य खंड कह दिया है, सेंट्रल कंपार्टमेंट कह दिया है। जो एनोड की तरफ है उसको हमने एनोडिक कंपार्टमेंट कह दिया है, जो कैथोड की तरफ है उसको हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट कह दिया है। अब देखो, पहली स्थिति में, आरंभिक स्थिति में माना एनोड ए और इसमें BC है। ए में कितने हैं, 4 पेयर्स हैं और BC वाले कंपार्टमेंट में कितने, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कितने, 4 पेयर्स हैं। सेंट्रल कंपार्टमेंट में कितने, 5 पेयर्स हैं। When electrodes are not attracted, the following different cases may be considered. Case 1, when only anions move. Case 2, these are 4 different cases. First, when only anions move, when cations and anions move at the same speed. Third case, when cations move at double the speed of the anions. This diagram shows the migration velocity of ions and change in concentration when electrodes are not attacked. अब स्थिति 1 हमने अभी देख ली। स्थिति 2 में क्या होगा, माना कि घनायन व ऋणायन में केवल घनायन गतिशील है। देखो, स्थिति 2 में केवल नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं। माना कि दो धनायन गति करते हुए खंड ए में आ गए। अब देखो, ए में आ गए, यहाँ से नेगेटिव आयंस आके हम डायग्राम में देखें कि वो इधर इस तरफ आ गए हैं। अब खंड ए में ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आयंस मूव कर रहे हैं। तो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कितने हो गए, 6 हो गए, जबकि यहाँ पे 2 रह जाएंगे। मतलब जब 4 में से 2 हमारे एनोडिक कंपार्टमेंट में आ जाएंगे तो हमारे यहाँ 2 रह जाएंगे और यहाँ हमारे 6 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट में हमारे क्या हुआ, 2 अयुग्मित में रह गए और इसमें
दो पॉजिटिव आयंस अनपेयर्ड रह गए और इसमें दो नेगेटिव आयंस अनपेयर्ड रह गए। एनोडिक में दो नेगेटिव रह गए, कैथोडिक में दो पॉजिटिव आयंस रह गए। तो क्या होगा, ये अयुगित आयन क्या करेंगे, ये उदासीन हो जाएंगे और ये वहाँ पे मुक्त हो जाएंगे। अब देखो ऐसे ही दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा कि दो घनायन गति करके निकल गए, तो अब इसमें सेम दोनों में क्या होगा, दो दो आयन हमारे उदासीन होके मुक्त हो जाएंगे। अब हमने क्या देखा यहाँ कि गति केवल नेगेटिव आयंस कर रहे थे, पर हुए क्या, दोनों इलेक्ट्रोड में मुक्त कितने हुए, दो आयंस हमारे मुक्त हो गए। मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन दोनों की संख्या हमारी दो दो है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में खाली पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस नहीं, पॉजिटिव भी मूव कर रहे हैं और नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं। मतलब थर्ड स्थिति में हमने कल्पना की है कि घनायन व ऋणायन दोनों गति कर सकते हैं। अब दोनों की गति हमने क्या की है, बराबर मानी है, दोनों की गति हमने बराबर मानी है। देखो ऊपर पॉजिटिव आयंस को देखो, दो गति करके इधर आ गए, तो हमारे कैथोडिक कंपार्टमेंट में 6 पॉजिटिव आयंस हो गए। और ऐसे ही मतलब हमने क्या देखा कि दो पॉजिटिव आयंस आ गए और उसमें से दो, यहाँ के दो नेगेटिव आयंस कहाँ चले गए, एनोडिक कंपार्टमेंट में चले गए। तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में 6 पॉजिटिव आयंस हो गए और एनोडिक कंपार्टमेंट में 6 नेगेटिव आयंस हो गए। तो अब इससे क्या होगा, इससे ऋणायनों और घनायनों दोनों की संख्या हमारी, इधर 4 अनपेयर्ड रह गए पॉजिटिव आयंस, उधर 4 हमारे रह गए नेगेटिव आयंस अनपेयर्ड रह गए। तो ये दो चारों के क्या होंगे, ये एनोड पर, ये कैथोड और एनोड पर मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार हम देखेंगे कि कैथोड व एनोड दोनों पर कुल मिलाकर 4 अर्थात बराबर संख्या में घनायन व ऋणायन मुक्त हो गए। अब फोर्थ कंपार्टमेंट देखें हम। फोर्थ कंपार्टमेंट में हमने क्या किया, हम कल्पना करते हैं कि घनायन व ऋणायन दोनों गतिमान है, पर यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की गति भिन्न भिन्न मान ली है ना। माना कि हम देखो पॉजिटिव आयंस को देखें तो हमने देखा कि पॉजिटिव आयंस 3 मूव कर गए और पॉजिटिव आयंस 2 मूव करके गए हैं और नेगेटिव आयंस हमारा एक ही मूव कर रहा है। देखो डायग्राम में नीचे फोर्थ कंपार्टमेंट की तरफ ध्यान दो बच्चों कि क्या हो रहा है, हमारे पॉजिटिव आयंस जो कि हमारे पास 4 थे, 4 के अब हमारे 6 हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे एनोडिक कंपार्टमेंट से 2 पॉजिटिव आयन हमारे कैथोडिक कंपार्टमेंट में आ गए। अब हम नेगेटिव आयंस को देखें तो नेगेटिव आयंस में क्या थे, 4 आयंस थे, पर 4 में से एक हमारा कहाँ चला गया, एनोडिक कंपार्टमेंट में चला गया। अब हम दोनों कंपार्टमेंट्स को ध्यान से देखें। पहले हम एनोडिक कंपार्टमेंट को देखते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में अब हमारे पास क्या हुआ, पेयर आयंस तो केवल 2 बचे, अनपेयर्ड हमारे 3 बचे। तो ये 3 क्या होंगे, ये 3 वहाँ पे मुक्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो क्योंकि 3 नेगेटिव रह गए तो हमारे पास 3 पेयर पॉजिटिव है, पर मुक्त कितने होंगे, अनपेयर्ड कितने बचे, 3 पॉजिटिव आयंस बचे। तो 3 अनपेयर्ड यहाँ पे मुक्त हो जाएंगे। अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि घनायन व ऋणायन की गति अलग अलग होने के उपरांत भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या बराबर है। यहाँ एक बात और स्मरण रखने की है कि बीच वाले खंड में आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि उसके एक तरफ से जितने आयन घनायन अथवा ऋणायन प्रवेश करते हैं, वे दूसरी तरफ से उतने ही आयन बाहर निकल जाते हैं। उपरोक्त प्रयोग से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, घनायन तथा ऋणायनों की गति चाहे कुछ भी हो, कैथोड तथा एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या बराबर ही रहती है। हमने
We have discussed three cases. Conclusion of these three cases: fall in concentration around any electrode is directly proportionate to the speed of the ions moving away from it. It means fall in concentration around anode. दो बातें जो हमने स्पष्ट की थी, पहला, घन आयन व ऋण आयन की गति चाहे कुछ भी हो पर मुक्त हुए आयनों की संख्या बराबर होती है। दूसरा, कैथोड तथा एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या घन आयनों व ऋण आयनों की गति के योग के बराबर होती है। सेकंड स्थिति में घन आयन की गति दो थी तो कैथोड व एनोड पे मुक्त हुए आयनों की संख्या दो थी। थर्ड वाली स्थिति में घन आयनों व ऋण आयनों की गति दो रही, अर्थात कुल 4। कैथोड व एनोड मुक्त हुए आयनों की संख्या 4 ही रही। अंतिम स्थिति में घन आयनों व ऋण आयनों की गति क्रमश 2 व 3 रही, अर्थात कुल 5, और दोनों इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या भी 5 थी। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम वापस एक बार डायग्राम लेके डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने अभी बोला कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या किसके बराबर है? ऋण आयनों व घन आयनों की गति के योग के बराबर है। सेकंड स्थिति में हमने क्या देखा? घन आयनों की स्थिति 2 थी तो कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए आयनों की संख्या भी 2 रही। थर्ड वाली में ऋण आयन व धन आयनों की संख्या 2 रही, अर्थात कुल 4, तो कैथोड व एनोड पर मुक्त हुए आयन्स की भी संख्या 4 रही। अंतिम स्थिति में हम देखेंगे तो वो 4 रही इसमें, और इसमें हमारी 3 रही। लेकिन फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की मात्राएं विलयन में प्रभावित हुई विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अर्थात दोनों तथ्यों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी विलयन में विद्युत धारा की जो मात्रा प्रभावित होती है वह आयनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है, अर्थात और एक आयन द्वारा जो विद्युत की मात्रा जाई जाती है उस आयन की गति के समानुपाती होती है। The fraction of the total current. What is transport number? The fraction of the total current carried by an ion is called its transport number or Hittorf's number. Transport number of an ion is equals to UA, that is the speed of cation anion divided by total speed of cation in anion, that is UA plus UC. Transport number of cation is equals to UC, that is the speed of cation divided by total speed of cation in anion. Determination of transport number by Hittorf's method we will discuss later. Hittorf's method principle, this method. अभिगमन अंक: किसी विद्युत उपघटक का विद्युत उपघटन करने पर आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। यह आयन अपने साथ विद्युत धारा ले जाते हैं। चूंकि दोनों आयनों का वेग भिन्न भिन्न होता है, अतः इन आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। अभिगमन अंक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: पूर्ण विद्युत धारा के जिस अंश की कोई आयन अपने साथ ले जाता है वह अंश उस आयन का अभिगमन अंक कहलाता है। माना कि धनायन का वेग UC तथा ऋणायन का वेग UA है, तो धनायन द्वारा ले जाने वाली विद्युत की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UC, और हम कह सकते हैं KUC। ऋणायन द्वारा ले गई विद्युत मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू UA या KUA। दोनों आयनों द्वारा ली गई की कुल विद्युत मात्रा KUA प्लस UC। समीकरण 1 और 3 को भाग देंगे, मतलब घनायन द्वारा ली गई विद्युत की मात्रा UC अपॉन UA प्लस UC, या घनायन या का अभिगमन अंक क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव क्या होगा, UC अपॉन UA प्लस UC। इसी प्रकार ऋणायन का अभिगमन अंक T माइनस UA
डिवाइडेड बाय UA प्लस UC, परंतु T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1। मतलब यदि एक आयन का अभिगमन अंक ज्ञात हो तो दूसरे आयन का अभिगमन 1 से घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इन सेकेंड पार्ट।